हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के यूपीसी की जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने 2011 से लेके 2016 तक के सारे पेपर्स कर लिए हैं, एक्चुअली 2017 तक के, और हमने 2018 के 50 कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस, राइट। अब यहाँ पे हमारा ये सेट ए चल रहा है, ठीक है। ये आपका 2018 का है और अब हम 51 से लेके 100 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पे लेक्चर को ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स दूंगी, लिस्ट दूंगी, ठीक है। पैटर्न हम यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन करेंगे, जो चीज़ें हमेशा रिपीट होती है। अब ये सारी चीज़ें आप आपके नोटबुक में भी लिख सकते हो। हाउएवर मैंने यहाँ पे PDF बनाई है, ठीक है। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे जो लिंक है उसका चैनल का मैं प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, हर एक ट्रिक को, ऑब्जर्वेशन को, और जहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है ना, तो उसे भी मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। हाउएवर आप आपके मन से भी इन चीज़ों को कर सकते हो, पर फ्रॉम माय साइड मैं आपको इसे प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ठीक है। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वॉज और वेयर द मेजर और मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं, यहाँ पे करेक्ट पूछा है क्या है, द टेरिटरीज कॉल्ड एज अ संथाल परगनास वेयर क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली चीज़ें पता हो, बट हाउएवर अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है यू कैन मैनेज टू गेट टू द आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। अगर ऑफकोर्स अगर कोई यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, फैक्ट है, राइट, और आपको नहीं पता है, देन इन दैट केस आपको स्किप करना चाहिए, राइट। ब्लाइंड गेस नहीं करना है हमें। पर इसमें देखिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कैसे ब्रिटिशर्स बिहेव करते थे, जो हमारे ट्राइब्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, इनका क्या प्रॉब्लम होता था, जेन्युइन क्या प्रॉब्लम होते थे, इन्होंने किस तरह से अपराइजिंग की है, राइट। तो मोटे मोटे तौर पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वाज और वेयर द मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज कॉलोनियल गवर्नमेंट। पहले बोला है द टेरिटरीज कॉल्ड एज अ संथाल परगनास वेयर क्रिएटेड। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड देखो, ये संथाल परगनास। अब ये क्या मतलब, बहुत ही कॉमन कीवर्ड है क्या, ये कॉमन वर्ड है यहाँ पे। अगर ये संथाल परगनास के बारे में आप बात कर रहे हो, इट्स अ रियली कॉमन, इट्स नॉट अ कॉमन कीवर्ड, इट्स अ यूनिक वन। तो ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनर ने कहीं से ना कहीं से उठाया होगा, कहीं पे लिखा हुआ होगा, वो उन्होंने इस क्वेश्चन में ऐड किया है। और ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पहले भी दिया है, थोड़ा सोचो, ठीक है। फिर आप इसके बाद बात कर रहे हो कि इट बिकेम इलीगल फॉर द संथाल्स टू ट्रांसफर द लैंड टू द नॉन संथाल्स। तो ऑफकोर्स इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों में इस तरह से आप लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो और आंसर तक पहुँच सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली आंसर नहीं पता था, बट बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग और हमने यहाँ पे बस मोटे मोटे तौर पे देखा कि क्या यहाँ पे ब्रिटिशर्स कर सकते हैं और क्या हुआ होगा, राइट। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखो, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century वॉज द, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, growth in the number of the Indian owned factories, commercialization of the Indian agriculture, या फिर rapid increase in the urban population। अब let me tell you this, ब्रिटिश कैसे लोग थे, ब्रिटिशर्स never wanted to do anything good for the Indians, full stop, है ना। तो अब इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। देखो आपने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यू डू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स, हाउ दे एक्सप्लॉइटेड अस, राइट। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिख रहा है, ऑफकोर्स द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तभी तो हमारी ये इंडस्ट्री पूरी रूइन कर दी उन्होंने। यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट हुआ होगा क्या, क्या आपको लगता है कि हैंडीक्राफ्ट्स का इन्होंने मतलब कुछ एक्सपोर्ट वगैरह हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ हुई होगी नंबर ओन्ड इंडियन ओन फैक्ट्रीज में? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे ये क्यों करने देंगे। या फिर रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, इसका क्या ही रिलेशन है, इसका इट इज कंप्लीटली इरेलेवेंट। और यूपीसी ये करता भी है, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा दैट विल बी कंप्लीटली इरेलेवेंट। और पता है मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन भी देती हूँ, ये जो कंप्लीटली इरेलेवेंट वाले होते हैं ना, इसमें पॉपुलेशन पता नहीं क्यों यूपीसी लव्स दिस, यहाँ पे वो इस तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं कि वेयर इट इज़ कंप्लीटली इरेलेवेंट स्टेटमेंट और उसमें पॉपुलेशन डाल देंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी देख लेना आप, अभी हम फ्यूचर में भी देखेंगे, पास्ट में भी एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, अगर आपको याद हो तो, राइट। अब मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं है पता, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉपुलेशन वाला डाल देता है, आई डोंट नो व्हाई। तो पर ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है।
ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ लेते हैं। इसका आंसर बता दिया मैंने, या सी कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज और हर पावर एज अ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। देन अब इसमें से क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अब देखो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली वाला स्टेटमेंट देखा है, लाइक अब तक 2 ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वाला हुआ था। इसी पेपर में हमने वो न्यूक्लियर वाला देखा था, राइट, एनपीटी ट्रीटी, अगर ये साइन कर दी तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे, राइट, वो वाला। तो ये दिस इज रॉन्ग, ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिया है। हाउएवर पॉलिटिकल लेक्चर में, पॉलिटिकल क्वेश्चंस में हम ऑब्वियसली प्रायोरिटी देंगे आपके नॉलेज को। नॉलेज इज द किंग, ओके। यहाँ पे बिकॉज पॉलिटी में ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं कि विच सीम्स जस्ट इम्पॉसिबल, कभी कभी लॉजिक भी नहीं बनता है, ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बट ऐसा होता है, राइट। सो पॉलिटी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव द नॉलेज। हाउएवर यहाँ पे ऐसे कुछ होते हैं ऑब्जर्वेशंस विच ऑल्सो रिपीट्स, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, राइट। अब स्टेटमेंट 1 तो गलत हुआ। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शाल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, यस एब्सोल्युटली, ये तो है। आर्टिकल 356 की बात चल रही है। अब देखो आर्टिकल 93 सस्पेंड, इसका क्या ही है, ये कैसे आ सकता है, गलत। फिर प्रेसिडेंट कैन मेक द लॉ रिलेटिंग टू द नो, तो ऑफकोर्स पॉलिटी की वोकेबलरी पता होना, नॉलेज पता होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज आर करेक्ट, ओके। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका नॉलेज। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव द नॉलेज। अगर नहीं है हटाओ इसको, आगे बढ़ो, स्किप कर सकते हो। यू डोंट नीड टू सॉल्व 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये पुतुक्कुली शॉल जो है ये आपकी तमिलनाडु से आती है, फाइन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज। अब देखो किस तरह का स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया है। एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो सकता है या फिर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो सकता है। अगर ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैन वगैरह लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस्ड वगैरह, ये से ब्रॉड मैंने आपको बताए थे, राइट, कीवर्ड्स। तो इसमें कैन वाला जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रॉड, तो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये थोड़ा ब्रॉड जाएगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू नो एग्जैक्टली कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, हम यहाँ पे हर एक आंसर को सही मानेंगे। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी इज यूज। सो मोबाइल फोन ऑपरेशन, यस एब्सोल्युटली। बैंकिंग ऑपरेशन, हाँ भाई बिल्कुल करते हैं हम यूज इसको। देन कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड, यस एब्सोल्युटली। तो इसमें इस तरह से आपको जरूरी नहीं है कि पता ही हो सारे एप्लीकेशंस, बट जस्ट गो ब्रॉड, ओके, इवन इफ यू डोंट नो। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नंबर 56 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है, नहीं ऐसे मतलब एनी लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, इसलिए नहीं। मैंने हमेशा आपको बताया है ऑल, ओनली वगैरह ये सब जो होते हैं ये कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं, राइट। बट जैसे ही ये वर्ड यूज़ होते हैं ना, तो हमें पूरे स्टेटमेंट का टोन समझना होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक हो गया। फिर स्टेटमेंट 2 बोलता है, यहाँ पे हमें करेक्ट देखना है। स्टेटमेंट 2 बोलता है ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे आपका नॉलेज लगेगा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है ना। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये इशू नहीं करने दे रहे और हमारी ये गवर्नमेंट कर रही है सेंट्रल, ऐसा आपको लग सकता है। बट दिस इज हियर यू विल रिक्वायर नॉलेज, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये इशू होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, ओके। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। हाउएवर ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपको मतलब एक्सट्रीम लग भी रहा है, ठीक है ना, दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज़ बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल करते हैं। तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन देना चाहती हूँ। जब आप स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसका नेचर थोड़ा सा सिमिलर दिखेगा। मतलब नेचर कैसे सिमिलर होगा, जैसे हमने प्रीवियस मतलब कल के लेक्चर में जैसे देखा था कि 2 स्टेटमेंट्स वेर सिमिलर, बट उसमें तो ईजी था जानना क्योंकि जो लाइन्स थी वो एज इट इज़ दी हुई थी। इसमें क्या हो रहा है, हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि मतलब स्टेट के पास ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है, राइट, कि मतलब ये गवर्नमेंट कर रही है लेकिन स्टेट इशू नहीं कर पा रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही थोड़ा है। तो इस ऐसे तरह के एक ही स्टेटमेंट को मतलब एक ही कंसेप्ट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है 2 सेंटेंसेस के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, दोनों भी स्टेटमेंट्स एक साथ सही नहीं होगी, एक स्टेटमेंट इसमें से सही होगी, ठीक है। पर ऑफकोर्स अगर एग्जाम कंडीशन में आप ऐसा नहीं सोच पा रहे तो इट्स ओके, डोंट
बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, ऐसा होता है। ओके, स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट द डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। यस, एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका स्टेटमेंट 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। फाइन, ये समझ में आया, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आया ना, सिमिलर टाइप के चीज़ दिखाना चाहते हैं तो 1 एंड 2 कभी एक साथ नहीं होगा। तो 1 एंड 2 अगर आपने हटा दिया तो फिर भी आप यहाँ पे 50-50 तक आ सकते हो और 3 के ऑप्शन को यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कि हाँ 3 तो 100% मेरा सही रहेगा, आपका सही रहेगा मतलब, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। ओके, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड few hundred years, ओके 100 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल लग रहा है, बट यहाँ पे डेटा भी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब डेटा दिया भी है, स्पेसिफिक भी नहीं है, और आई एम अज्यूमिंग कि आपको नहीं पता है पेपर टाइम पे, मुझे नहीं पता है पेपर टाइम पे, पर आंसर तक तो पहुँचना है, तो इसको हम होल्ड करके रखते हैं। ऑल राइट, अब स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वॉज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली बात, आपने यहाँ पे नंबर दे दिया है ऑक्सीजन का। दूसरी बात, यहाँ पे नो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीम। बट व्हेन वी पर जब हम यहाँ पे नॉलेज के साथ भी जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि जब यहाँ पे अर्थ बनी थी तो ऑक्सीजन थोड़ी था सबसे पहले वहाँ पे तो पहले लाइफ फॉर्म आई, लाइफ फॉर्म में यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए हमारे अर्थ के ऊपर और फिर बाद में ऑक्सीजन आया। ये तो बात आप मानते हो। लेट्स से कि आपके पास ये नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है ये, फिर भी आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे पहला तो रेड फ्लैग ये है कि आपने 4,000 मिलियन दे दिया, दूसरा रेड फ्लैग आपने 54% ऑक्सीजन बोला है, तीसरी बात आप बोल रहे हो कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं था। ये क्या ही कर रहे हो, कितने सारे रेड फ्लैग्स है। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत होगा, इतना तो मैं समझती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 को निकाल देती हूँ, डायरेक्टली मेरा यहाँ पे 50-50 तक आ जाता है और स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे अभी दिमाग नहीं खराब करना कि ये सही है कि गलत है, राइट, क्योंकि यू हैव द लिमिटेड टाइम। फिर स्टेटमेंट 3 पे चलते हैं। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाई। देखो जो मैंने आपको बताया था, तो ये देखो यहाँ पे लाइन लिया हुआ है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। यस, एब्सोल्युटली दे डिड। मॉडिफाइड तो बहुत लिबरल कीवर्ड है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मैंने, राइट। तो ये लिबरल कीवर्ड है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव डन दैट। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या आ जाता है, 1 एंड 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है वाना क्राई, ठीक है, पेट्या और ये एटर्नल ब्लू एक्सा समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़, ये वहाँ का उस टाइम का करंट अफेयर रह चुका था। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका साइबर अटैक्स आ जाता है। सो नॉलेज इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर्स में आया था, सिंपल था उस टाइम पे, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 59 पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम्स द सिग्निफिकेंस Which of the following fall under the conservation agriculture? तो conservation agriculture आपका कीवर्ड है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितने दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब यहाँ पे मैं पहले तो देखूंगी कि ठीक है ब्रॉड है कि नहीं, उसका पहले सेंस बनाने की कोशिश करूंगी, फिर ऑप्शंस को देखूंगी, 5 के 5 तो यहाँ पे कहीं पे करेक्ट नहीं है। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। ओके, तो एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको डब्बा बना दो, ठीक है, बॉक्स बना दो। विथ रेफरेंस टू क्या बोला है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया का पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमें रखना है अपने माइंड में। इंडियन एग्रीकल्चर। सेकंड बात कर रहा है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, मतलब समथिंग इज पॉजिटिव, है ना। कंजर्वेशन करना मतलब क्या, हमारे एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव है, हमारे ह्यूमन काइंड के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट में हमें पॉजिटिव चीज़ें देखनी होगी। तो देखते हैं अभी। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे लग रहा है, इसे होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। फिर बोलता है अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, ठीक है, मिनिमम टिलेज की भी प्रैक्टिस इज गुड, इट्स वेरी गुड। तो स्टेटमेंट 2 को भी करते हैं। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट 3 बोल रहा है अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, अवॉइड करोगे आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, इसको होल्ड करके रखो। फिर स्टेटमेंट 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है यूजिंग द क्रोम रेसिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस, ये तो अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे हम इवेपोरेशन को इसे ये करते हैं, लिमिट में रखते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो 4 तो 100% आएगा। मतलब देखो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी कन्फ्यूज हूँ वहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी, होल्ड करके रखूंगी, जहाँ पे मुझे ठीक लगता है वहाँ पे मैं ये करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 5 बोलता है अडॉप्टिंग
द स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सिक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ये तो हम चाहते ही है, इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस ओवर हियर, राइट। तो मतलब मेरा स्टेटमेंट 2 और 4 और 5 तो यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे कीवर्ड देखो, जो मैंने डिफरेंट कलर में किए हैं, अवॉइडिंग, बाकी के सारे आप बोल रहे हो अडॉप्ट करना, इट्स अ वेरी लिबरल कीवर्ड, यू नो, अडॉप्टिंग समथिंग, सम गुड प्रैक्टिस इज वेरी गुड। हाउएवर अवॉइडिंग में आप इस तरह की प्रैक्टिसेस रख रहे हो और हमको यहाँ पे इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंडिया देखना है, राइट। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे एग्जाम में सोच सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर भी वही है, 2, 4 एंड 5। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन और सिक्स्थ एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन। इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, बहुत इन द सेंस, मतलब एक ईयर में 1 और 2 तो क्वेश्चंस आएंगे ही, है ना। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट ए बोलता है वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग्स विद इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ chemicals in a many part of the world that may result in the loss of the good native ecosystem। और इसको अब बुलाया जा रहा है 6 मास एक्सटिंक्शन। अब हम इतना सारा पढ़ते हैं तो हमें तो थोड़ा आइडिया रहता है, राइट, व्हाट इज 6 मास एक्सटिंक्शन। लेकिन एक्सटिंक्शन बोल रहे हैं तो वी मस्ट नीड टू सी कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ कंपैटिबल कर रहा है। 1 तो कंपैटिबल नहीं लग रहा है, फिर भी इसको होल्ड करके रखते हैं, है ना। कंक्लूजन तक नहीं आएंगे जब तक सारे स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लिया करो, ठीक है। ऐसे जो बाकी के क्वेश्चंस है डायरेक्टली आते हैं आंसर, उसमें टाइम बचाना है, और इसमें इस ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसको ऐड करना है। अब क्वेश्चन नंबर बी बोलता है फियर ऑफ अ पॉसिबल collision of a meteorite with the earth in a near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species including the dinosaurs। ये भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, फिर ठीक है, इसको भी हटाते हैं। फिर बोल रहा है लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग देयर कल्टिवेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच में कॉज द डिसअपियरेंस ऑफ गुड नेटिव क्रॉप प्लांट्स एंड लॉस ऑफ द फूड बाइट। ये इससे तो नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचर, हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन एंड ग्लोबल। यस, एब्सोल्युटली, ये तो अभी भी हो रहा है और ये होने भी वाला है और ये जारी ही है। तो बिल्कुल हमारा एक्सटिंक्शन तो बिल्कुल ज़रूर पास में ही है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर को इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द Indian Regional Navigation Satellite System, that is IRNSS, consider the following statement, which of the statement given above is are correct। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। अभी से क्या बोल रहा है। IRNSS has 3 satellites in a geostationary and 4 satellites in a geosynchronous orbit। ओके फाइन, ठीक है। अब इसे हम होल्ड करके रखते हैं। मुझे पता है, नहीं पता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, राइट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। IRNSS covers entire India and about 5,500 स्क्वायर किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लिख लो। ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो एंटायर होता है इट इज़ रियली एन एक्सट्रीम वर्ड। जैसे कि जब तक मतलब अब तक और 2-3 क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। ये एंटायर वाले, एक मरीन कोस्ट का क्वेश्चन आएगा आपका, वो मरीन एंटायर वाला है, और एक एंटायर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज द फर्स्ट आपका रेड फ्लैग। दूसरा रेड फ्लैग है ये डेटा। ये जो डिस्टेंस वाले डेटा होते हैं ना, यूपीएससी ऑलवेज मेक्स इट इनकरेक्ट। जैसे कि आपको कोई डिफेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि आपकी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, और इसकी रेंज जो है ये इतनी रेंज है, तो ये हमेशा गलत देता है। तो इसमें भी वही हुआ है, ये गलत दिया है डेटा, तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो तो गलत आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 पे आ जाओगे तो ठीक है, आपके परसेंटेज बढ़ गया आंसर का। अब यहाँ पे 3 देखो, थर्ड जो ऑप्शन है कितनी बार दिया है, सिर्फ एक ही बार दिया है, राइट। तो इट हैज़ अ लेस प्रोबेबिलिटी, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज इन द मिड ऑफ 2018 का पेपर चल रहा है। और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है अब तक यूपीएससी ने 2 बार रिपीट किए हुए हैं। ये थर्ड वाला है, और अभी फ्यूचर में भी आने वाले हैं 2 स्टेटमेंट्स। और समझ में आया। अब जिन्होंने लेक्चर देखा है, सीरीज देखा है, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करी हूँ। हमने ऐसा स्टेटमेंट देखा है पहले भी, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होते हैं, यू नो दैट, राइट। अब ये तो ऑब्जर्वेशन हमने किया था। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अब ये ऐसा हो गया है कि ये गलत है, ये गलत है, तो डोंट गो विथ नन, ऑलराइट। तो या योर आंसर इज 1। तो थोड़ा सा आपको ना
ये एक ऑब्जर्वेशन समझना पड़ेगा कि अगर मुझे मेरे क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और अगर मेरे 3 स्टेटमेंट्स में से लेट्स से कि मुझे 2 स्टेटमेंट्स में डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, पहली बात तो आप ये कर रहे हो कि आप मुझे एक कोई तो भी कंसेप्ट है एबीसी नाम का, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है, IRNSS है ना, तो आप IRNSS के ऊपर मुझे 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हो और मुझे दोनों भी जगह पे आप अगर डेटा दे रहे हो तो उसमें से दोनों के दोनों भी डेटा सही नहीं होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही डेटा सही होगा। सुन लिया, समझ लिया मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर 2 डेटा दिए हुए हैं आपने मुझे एक ही टॉपिक को लेके, तो इसमें से एक ज़रूर डेटा सही होगा। तो अगर मेरा ये डेटा शॉर्ट गलत है, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जर्वेशन दिया है राइट, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू मेक इट इनकरेक्ट, और ऐसे रॉन्ग भी होते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पैटर्न रिकॉग्निशन देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है और यही आपका आंसर है और यही यूपीएससी ने भी दिया है राइट यहाँ पे। और जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना, विच ऑफ द अबाउ इज आर द प्रेडिक्शन और प्रेडिक्शंस ऑफ द एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफन डिस्कस इन मीडिया, राइट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी ऑलवेज आस्क इन द पेपर। यहाँ पे बोल रहा है लाइट इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, यस एब्सोल्युटली, ब्लैक होल है आपके सामने राइट, वो ऐसे गोल गोल उसके खा लेता है ब्लैक होल, ये वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आई टोल्ड यू, बहुत ही सिंपल जो एग्जाम्पल्स दिमाग में आते हैं, जितना सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को उतना सिंपल करो ऑफ कोर्स। एंड या अफेक्टेड इज अ वेरी काइंड ऑफ अ लिबरल वर्ड एंड द स्टेटमेंट इज वेरी शॉर्ट है ना। सो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हाँ करती होगी अफेक्ट, पता नहीं है आपको, एग्जाम्पल नहीं पता, कुछ नहीं पता, हाँ ठीक है करती है अफेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 बोलता है द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली, हाँ ये तो है ही भाई, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग, यहाँ पे आपकी अर्थ है, यहाँ पे हम इतनी ज़्यादा हाई स्पीड से घूम रहे हैं पूरे यूनिवर्स में है ना, और हमारे दोनों के जो यूनिवर्स है ठीक है गैलेक्सी से, उसके बीच में का भी डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, पूरी इंस्टाग्राम पे यहाँ पे यूट्यूब पे रील्स भरी हुई है, आप देखते हो राइट। सो ऑफ कोर्स यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपांडिंग। फिर बोल रहा है मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग, यस स्पेस टाइम, यस एब्सोल्युटली, ये भी सही है। तो तीनों की तीनों भी यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन का जो अगर हम टोन देखें वो ब्रॉड है, आपके ऑप्शन भी ब्रॉड दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी भी दिख रही है, तो यू गो विद 3 राइट, प्लस आपका थोड़ा सा नॉलेज भी लगेगा, ठीक है ना। नंबर 63 पढ़ते हैं अभी। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड दैट इज जीएम मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब बोल रहा है जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव्स द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट। नाउ अज्यूमिंग दैट आई डोंट नो अबाउट इट और आई डिडंट रीड दिस टॉपिक, मुझे पढ़ के ऐसे लग रहा है कि शायद ये सही है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा होल्ड करके रखती हूँ। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं क्योंकि हम यही करेंगे, आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है, पहली ही रीडिंग में इसको काटेंगे वगैरह नहीं, पूरा पढ़ेंगे, टोन को समझने की कोशिश करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। स्टेटमेंट 2 बोलता है जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पोलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है क्योंकि जीएम मस्टर्ड है और यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन दे रहे हो, एग्जाम्पल दे रहे हो, एंड इट्स गुड, इट्स पॉजिटिव राइट। और यहाँ पे अलाउ भी इट्स काइंड ऑफ अ ब्रॉड कीवर्ड, यहाँ पे टोन भी वो थोड़ा सा ब्रॉड एप्लीकेशन बेस्ड पॉजिटिव सेट कर रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, तो मुझे ये स्टेटमेंट भी सही लगता है, हाउएवर मैं इसको भी होल्ड करके रखती हूँ। स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या बताया मैंने आपको, हमने बहुत बार ये किया है, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिले, 2 बॉडी मिली, इसमें से एक तो बिल्कुल गलत करेंगे ये और करती भी है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका गलत है। तो जैसे ही आप 3 को कट कर दोगे आप आपके आंसर तक आ जाओगे, और वो है स्टेटमेंट 2। समझ में आया, हमको नहीं पता था, वी वर नॉट श्योर, सम हाउ वी गेट टू द आंसर। तो यहाँ पे जो जीएम मस्टर्ड है ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाउएवर यहाँ पे जो पेस्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये हर्बिसाइड है, एक्चुअली पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। देखो यहाँ पे अभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा कैसे गलत किया है यूपीसी ने, दिस इज नॉट अ पेस्ट रेजिस्टेंस, दिस इज द हर्बिसाइड, और इतना छोटा सा चेंज करके यहाँ पे स्टेटमेंट को गलत किया है इन्होंने, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में यू विल रिक्वायर द नॉलेज राइट, तो थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर कट होते हैं एलिमिनेट करते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन स्किप इट, यू डोंट नीड टू सॉल्व ऑल 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस राइट। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स दी है न्यूज़ में और इसका कंटेक्स्ट या फिर टॉपिक क्या है ये पूछा है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो सिर्फ ये वाला है 2, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है आपकी, तो स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे सही हो जाता है राइट।
ठीक है। और आप थोड़ा बहुत ये भी सोच सकते हो कि देखो यार, ये क्रिस्पर कैस9 है, क्रिस्पर कैस9 के बारे में तो हम बायोटेक में पढ़ते हैं, है ना, पार्टिकल फिजिक्स का इसका क्या ही रिलेशन हो सकता है। तो ये भी आप अगर थोड़ा सा फिगर आउट कर लो एग्जाम कंडीशन में, और अगर आपने ये भी गलत कर दिया ना, फिर भी आप यहाँ पे आंसर तक अच्छे से पहुंच जाओगे, इवन इफ यू डोंट नो व्हाट द बेल 2 एक्सपेरिमेंट इज, राइट। तो यहाँ पे क्रिस्पर कैस9 इज वेरी फेमस, इट्स वेरी कॉमन, करंट अफेयर्स में भी हमेशा होता है। तो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो मैनेज टू गेट टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कार्बन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमें पता है, कार्बन क्या है हमें पता है। हम हमेशा क्या करेंगे, जब ऐसी यूनिक टर्म आएगी तब यहाँ पे हम हमारे पास जो नॉलेज अवेलेबल है उसका सेंस बनाने की कोशिश करेंगे, उसे अप्लाई करेंगे, जो वर्ड दिया हुआ है उसका ब्रेकडाउन करेंगे, और ब्रेकडाउन करने के बाद देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन, ये टर्म जो पूछी है, ये किसके साथ कंपैटिबल हो रही है। अपना जो नॉलेज है, अपने जो प्रेजुडिसेस है, उसको बीच में नहीं आने देना। अगर ऐसा होने होगा देन यू विल एंड अप मार्किंग इट इनकरेक्ट। ओके, सो जस्ट गो विद द लॉजिक हियर। पहले बोल रहा है, देख लो कि कौन सा कंपैटिबल बैठ रहा है। अभी स्टेटमेंट 1 बोलता है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। ओके फाइन, ये दिस इज मेकिंग सेंस यार, ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, ग्रोथ हो रहा है। हम क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन में, प्लांट होता है उसमें कुछ डालते हैं, फिर वो ग्रोथ, उस प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे कैसी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज प्लांट ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर बढ़ रहा है, मतलब अमाउंट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है, इसलिए प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं, ये इनका बोलना है। ठीक है, लग रहा है कार्बन फर्टिलाइजेशन मतलब वही होगा, कार्बन को फर्टिलाइजेशन की जैसे आपने ऐड कर दिया तो प्लांट्स बढ़ गए। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल करके बताया है मैंने, ठीक है ना। ऐसे ही आपको भी करना है एग्जाम कंडीशन में। स्टेटमेंट भी बोलता है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वार्मिंग इफेक्ट वगैरह ये वो। फर्टिलाइजर की जैसे मतलब फर्टिलाइजेशन से इतना ज़्यादा मिक्स नहीं, मतलब ये नहीं हो रहा है ना, मैच नहीं हो रहा है ना। ठीक है, फिर बोल रहा है, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशंस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। हाँ, ये सच्चाई है, लेकिन ये थोड़ा सा एसिडिफिकेशन जैसे नहीं लग रहा है ना। कार्बन फर्टिलाइजेशन तो नहीं लग रहा, मुझे ये एसिडिफिकेशन लग रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है। फिर बोल रहा है, एडेप्टेशन ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये भी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट डी से, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 मेक्स अ मोर सेंस, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से वी विल रीच टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन दिया है। इस तरह का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है बाय द वे रिसेंट पेपर में, आई थिंक 2024 या 23 के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या करेगा कि एक टेक्नोलॉजी दे देगा, और ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है उसका डिस्क्रिप्शन देगा। जैसे बोल रहा है, विद द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, यू वेक अप एंड tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switch on simultaneously, the smart mirrors in your bathroom, blah blah blah। यहाँ पे लिखा हुआ है, shows days weather एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेकिंग ब्रेकफास्ट एंड यू नो, ये सारी चीज़ें, सारी लाइट लग जाएंगी, फैन, गीजर्स, एसी वगैरह, ये सारी चीज़ें ये कैसी होती है, कहाँ पे होती है। इसका आंसर है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड यू विल नो इट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर के ऊपर अब तक 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। अब हम 2018 का पेपर देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट। देखो भाई, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख लो, यहाँ पे कहीं भी लिखा हो ना, इंडिया इज़ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये गलत ही होता है हमेशा। तो यहाँ पे नहीं है, ये गलत है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिलिकॉन वेफर्स एंड फोटो। आपको पता है भाई, हम इसको कितनी मेहनत करते हैं, हम कि कोई कंट्री हमें डील हो जाए, हमें किसी कंट्री से ये मिल जाए, है ना। हमारे यहाँ पे थोड़ी ना हम मैन्युफैक्चर करते हैं, ये भी एक रियलिटी है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हमने देखा था एक स्टेटमेंट, आपको याद है, इंडिया इज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस एंड दैट, वो भी गलत हुआ था। तो इस तरह से ये है। फिर बोल रहा है, सोलर पावर जो टैरिफ्स है, दे आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल राइट। पर यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले बताया है, अगर आपको याद हो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है तो वो गलत होता है। जैसे कि 2 ऑर्गेनाइजेशन हमने इससे पहले देखी थी, वो गलत हो गई थी। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन दिया था, वो गलत हो गया था। बिकॉज बॉडी को यहाँ पे चेंज करना ईजी है, मतलब उसको गलत करना ईजी है। तो स्टेटमेंट आपका 2 भी यहाँ पे गलत हो जाता है, और जो आंसर है वो है नीदर 1 और 2। ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या बोल रहा है। अ स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वेयर। कौन से थे, एक एक करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्टेपल कमोडिटीज है, एक्सपोर्ट हो रहा है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रॉम बंगाल टू मिडल ईस्ट। तो कौन सा हो सकता है देख लेते हैं। रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स तो भाई हमने ना पास्ट में यहाँ पे किया है एक्सपोर्ट, ना ही अभी करते हैं। उस टाइम पे भी पुराने टाइम में भी हम इंपोर्ट करते थे, अभी भी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। ऑयल का आपको पता है ना, पिछली बार भी हमने अभी ऑयल का क्वेश्चन देखा था, तो ये तो नहीं हो सकता। तो जहाँ जहाँ ऑयल है उसको हटाओ। दूसरा बोल रहा है शुगर, सॉल्ट, जिंक और लेड। लेड कहाँ से आ गया भाई, लेड कैसे आ सकता है? देखो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस भी बनाए हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, जो भी लग रहा है ना उसको गोल बना के हटा दो। यहाँ पे लेड है, हटाओ। फिर बोल रहा है कॉपर, गोल्ड कहाँ पे है? गोल्ड तो हम कितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट अभी भी थक रही है बोल बोल के कृपया करके गोल्ड मत खरीदिए आप, ठीक है। तो ये फॉरेक्स पे बर्डन डाल रहा है। तो ये तो गोल्ड नहीं आएगा, उस टाइम पे भी नहीं आता था, ठीक है। इस टाइम पे भी है वही है, उस टाइम पे भी वही था। वी आर द ह्यूज इंपोर्टर ऑफ द गोल्ड, ऑलवेज बीन इंपोर्टर ऑफ द गोल्ड। देयरफॉर स्टेटमेंट सी भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अब देखो कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम। यस, सॉल्टपीटर देखो ये यूनिक भी है, हमने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा है। सो यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका डी यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। वी रीड अबाउट महात्मा गांधी जी, वी रीड अबाउट द चंपारण सत्याग्रह। सो लेट्स रीड इट। Active all Indian participation of the lawyers, students and the women in the national movement? No. Active involvement of a Dalit and tribal communities of India in the national movement? No. Then drastic थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया, drastic decrease in the cultivation of the plantation of the crops and commercial crops, ऐसा तो नहीं हुआ था। सो ऑफ कोर्स दिस इज द एक्सट्रीम वन, इसे तो आप कम से कम एलिमिनेट कर सकते हो। हाउएवर यू विल रिक्वायर मोर नॉलेज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दैट इज द जॉइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखो, यहाँ पे भी हियर ऑल्सो यू विल रिक्वायर द नॉलेज। मैंने आपको बताया है इफ़ यू हैव द नॉलेज देन सॉल्व इट, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज देन स्किप इट, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस तरह से करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ लेते हैं। विच विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द, ये क्या है, स्थानकवासी सेक्ट, राइट, स्थानकवासी। यस, इट्स बिलोंग टू व्हाट, जैनिज्म। अब देखो एग्जाम कंडीशन में कैसे करना है, यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इट्स यूपीएससी इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वन। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे बुद्धिज्म में स्कूल्स होते हैं, है ना, जैनिज्म में सेक्ट्स होते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन रिलेट। तो यहाँ पे स्थानकवासी जो है ये आपका जैनिज्म में आता है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउट इज आर करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग द बुलंद दरवाजा एंड, या अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपका इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू मार्क इट करेक्ट। जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपने व्हाइट मार्बल यूज़ किया है यहाँ बुलंद दरवाज़ा में, यहाँ पे भी खानखा एट फतेहपुर सिकरी। अब कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे हुआ होगा थोड़ा बहुत भी अगर हुआ है तो इट इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर आप बोल रहे हो कि जो रेड स्टोन है, मार्बल है, दे वेर यूज इन मेकिंग द बारा इमाम बारा। और यहाँ पे जो रूमी दरवाज़ा है वो भी, अब आप इसका ना फोटो देख लो गूगल करके, लगता है वहाँ पे रेड कलर का दिखता भी है, पता है फोटो। तो मतलब आप बोल रहे हो नहीं यूज़ हुआ है, तो ठीक है, अब इस तरह का होगा। बट ऑफकोर्स अगर ये ब्रॉड दिख रहा है, लग रहा है, इट इज़ करेक्ट। सो यू कैन सिलेक्ट बोथ 1 and 2। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इट्स फाइन, बट यू डोंट हैव टू चेंज यूर थिंकिंग द वे आर थिंकिंग। हाउएवर इसका जो स्टेटमेंट, इसका जो आंसर है यूपीएससी ने दिया है डी, नीदर 1 or 2, ठीक है, एज पर द यूपीएससी। तो इससे जो आपका कट ऑफ होता है वो तो कम जाता ही है, या फिर ड्रॉप भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर एलैबोरेटली डिस्कस अबाउट द डायमंड्स, डायमंड माइंस एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट्स देखो तो सबसे पहले तो ये जीन जो है ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है, ठीक है। इसमें भी बर्नियर एंड टेबिनियर ये लग रहा है। तो आपने अगर इसका कॉम्बिनेशन कर लिया जीन का इसका, तो हियर दिस इज़ द आंसर। हाउएवर ये हमेशा ही ट्रिक लगेगी ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू नो देन इट्स गुड, अदरवाइज इट्स ओके। पर यहाँ पे ये तो ट्रिक लगती है, जैसे कि जो जीन है दिस इज सिमिलर। एग्जामिनर ये चाहते हैं ही और शी इज़ ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ यू कि मे बी इफ़ यू हैव रेड इट समवेयर एंड यू नो, यू हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि जीन समथिंग था, बट स्टिल यू गेट द confuse here, है ना। तो that's why they can give this kind of statements over here, but this is what becomes our observation, है ना। तो इसमें से then it completely up to you अगर आपको लगाना है तो। however I will suggest कि अगर you have
अटेम्प्टेड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन डोंट गो फॉर इट, जस्ट स्किप इट। अगर नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जब हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो मैत्रेय इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड दैट इज हाउ यू कैन गो टू द आंसर। अगर ये क्लिक नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट skip the question. However, Litin Singhania में है, it's a little bit of low hanging fruit, you can manage to do it, but it's okay if you skip it. Question number 75 बोलता है which one of the following statement does not apply to the system of the subsidiary alliance introduced by the Lord Wellesley? Okay fine, एक एक करके पढ़ते हैं। To maintain the large standing army at the others expenses, ये तो नहीं है। To keep the India safe from the Napoleonic danger, yes, this is also not in the answer। फिर to establish the British paramountcy over the, नहीं ये भी नहीं था, ये आपका सही आंसर है यहाँ पे। टू सिक्योर द फिक्स इनकम, ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो नॉट अप्लाई पूछा है तो ये वाला यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम से हो जाएगा ये क्वेश्चन बाय द वे। अब क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन एजुकेशन इन इंडिया। लेड टू द, देखो यहाँ पे यू हैव टू गो ब्रॉड नाउ, लेड टू द इंट्रोडक्शन, सो देयर हैज टू बी मेनी स्टेप्स, मेनी थिंग्स विच इज सम हाउ ट्रिगर्ड और लेड टू द एजुकेशन। तो यहाँ पे आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी आ जाएगा, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा, एंड ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कॉन्ट्रोवर्सी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 है। सो यहाँ आपको ब्रॉड जाना है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, ठीक है, करके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कोलेरू नेचुरल है, ठीक है, नैनीताल भी आपका नेचुरल है, रेणुका भी है। तो इट्स और दूसरी बात ये है, आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो कि अगर आर्टिफिशियली बना रहे हैं हम तो इट मीन्स इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक, इट इज़ अ ह्यूमन मेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी देखें, सो इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू मेक द आर्टिफिशियल लेक। हाउएवर इफ आई सी द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज कंपैरेटिवली ईजी फॉर मी टू मेक अ आर्टिफिशियल लेक। ये एक मैं लॉजिक लगा सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोडई कनाल देखो तो कनाल में कैनल जैसा लग रहा है, राइट। इट्स काइंड ऑफ साउंड आर्टिफिशियल एंड लाइक आई ऑल्सो रिमेंबर्ड इट लाइक दैट ओनली। कनाल जैसे लग रहा है, कैनल इंग्लिश जैसे लग रहा है, सो इट मस्ट बी आर्टिफिशियल। तो इस तरह का कुछ लगा कि आप इफ़ यू वांट टू रीच इट्स ओके, अदरवाइज ऑफ कोर्स यू विल रिक्वायर द नॉलेज। तो इस तरह से आप आंसर को अप्रोच कर सकते हो इफ़ यू वांट। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द पॉसिबल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे पहले तो जो दिया है उसका सेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है। प्रधानमंत्री की योजना है कौशल, ठीक है, विकास कर रहे हैं हम योजना, स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल होता है ना। तो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते हैं। इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री। मैंने आपको बताया है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स गलत होते हैं, हटाओ इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, क्योंकि इसको गलत बनाना ईजी है ना, तो अगर मैंने 1 को हटा दिया तो यहाँ से भी 1 हटेगा, तो आपका यहाँ पे आंसर 50-50 आ गया है। 2 तो यहाँ पे कन्फर्म कर रहा है फिर कि 2 इज़ 100% करेक्ट। यहाँ पे देख लेते हैं। इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन द सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। यस, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कुछ एक्सट्रीम नहीं दिया है, कोई डेटा नहीं दिया है। हाउ विल यू मेक दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर बोल रहा है स्टेटमेंट 3, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेचुरल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आप क्या गलत करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कौशल, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नेशनल स्किल। सो इट एम टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। 2 एंड 3 यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाता है। मिनिस्ट्री वाला बस हमने गलत किया एंड यू गेट टू द आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द नेम टू स्वराज्य सभा। तो यहाँ पे यू विल रिक्वायर द नॉलेज। जो आपका आंसर है वो है ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल लीग आपका आंसर बन जाता है। यहाँ पे हिंदू सभा नहीं था, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन नहीं था, एंड द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे ये टफ है, बट हाउएवर इफ यू नो द आंसर देन इट्स गुड। यहाँ पे बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। तो ऑफकोर्स इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिक्वायर द कि कौन सी चीज़ कब हुई थी, है ना। सीक्वेंस वाला जो होता है क्वेश्चन इस तरह से ये आता है। एक क्वेश्चन तो हर बार आता है, इफ़ इट इज़ ईजी देन सॉल्व इट, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन स्किप इट ऑल्सो। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि विच वन इज़ द अर्लीस्ट। तो यहाँ पे जो आपका दीनबंधु मित्र लिखा था नील दर्पण
तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाता है। प्लस यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट बी और सी को देखो, इट साउंड सिमिलर, इट इज सिमिलर काइंड। जैसे यहाँ पे बोल रहा है दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। तो अगर सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स है तो इसमें से एक सही होता है। दैट इज हाउ यू कैन गेट टू द 50-50। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू वेदर यू वांट टू गेट टू द आंसर और लाइक यू वांट टू डू इट और नॉट, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हेवी सैंड माइनिंग। अब देखो कॉन्सिक्वेंस बोल रहा है, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो गए? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, है ना। आप अगर हेवी सैंड माइनिंग कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए क्या? नहीं, नेगेटिव हो गए। तो स्टेटमेंट में जो नेगेटिव चीज़ें आएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे अब देखो क्या बोल रहा है, डिक्रीज सैलिनिटी। डिक्रीज सैलिनिटी तो भाई अच्छी बात है ना, हम तो खुश हो जाएंगे अगर हमारी रिवर की सैलिनिटी कम हो गई तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमको तो नेगेटिव चाहिए, तो एक तो नहीं आएगा आंसर में, तो एक को हटाओ। एक को हटाने के बाद आपका आंसर आ गया 2 और 3। फिर भी पढ़ लेते हैं। पोल्यूशन होगा ये ग्राउंड वाटर का? हाँ बिल्कुल होगा, बहुत खराब चीज़ है भाई हेवी सैंड माइनिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है। लोअरिंग ऑफ वाटर, हाँ ये भी इसका बहुत खराब सा कॉन्सिक्वेंस है। पूरा वाटर टेबल ख़त्म हो जाता है। हम तो बिल्कुल परेशान पड़े हुए हैं हेवी सैंड माइनिंग की वजह से। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे परेशान हो रखी है, यहाँ पे रेगुलेशन कर करके, है ना। तो स्टेटमेंट आपका 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है। विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर सॉइल इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एक मिनट, ये हिल गया, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल सॉइल इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो अ हाई कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन अ सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस। इतना एक्सट्रीम हो गया टर्म, ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा ना। आई एम जस्ट नॉट गोइंग विथ जस्ट वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड को पढ़ करके ये टोन कैसे सेट कर रहा है पूरे स्टेटमेंट्स की विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। तो ये तो गलत है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट सॉइल विल नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर? दिस इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट। आई होप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। फिर बोल रहा है इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन contribute to the salinization of some एग्रीकल्चरल लैंड। क्या हो रहा है? कैन से आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, सम से आप क्या कर रहे हो? स्टेटमेंट को जनरलाइज बना रहे हो। तो कैन और सम ने क्या किया? इसकी पूरी टोन ही बदल दी। आपने स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या किया है? कैन और सम करके पॉसिबिलिटी बढ़ा दी है, आपने इसको जनरलाइज कर दिया है। तो यहाँ से क्या हुआ? आपका स्टेटमेंट 3 यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाता है। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या बोल रहा है। द पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन द ग्रीन इकोनॉमी, दैट इज पेज, a UN mechanism to assist the country's transition towards the greener and a more inclusive economy emerged at। तो ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। The Earth Summit on the Sustainable Development 2002, जो नहीं ये नहीं है। The United Nations Conference on the Sustainable Development 2012, Rio de Janeiro and the United Nations Framework कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज 2015 पेरिस और द वर्ल्ड सस्टेनेबल। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज लगेगा आपका। हाउएवर द आंसर इज दिस। ठीक है, यूएन यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका आंसर बन जाता है। सो यू नीड द नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या बोल रहा है। 3D प्रिंटिंग हैज़ द एप्लीकेशंस इनटू। क्या करेंगे आप यहाँ पे? यू विल गो ब्रॉड। येस, बिकॉज यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी दी है एंड यू आर आस्किंग इट्स एप्लीकेशन एंड व्हेन आई लुक एट द स्टेटमेंट्स द इट इज ऑल्सो ब्रॉड, देयरफॉर आई विल गो विथ ऑल। जैसे प्रिपरेशन ऑफ द कन्फेक्शनरी आइटम, येस ऑफ कोर्स। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक, येस ऑफ कोर्स। देन अच्छा, इसमें अगर आपको श्योरिटी से पता है कि यस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देन ओनली डू इट। बिकॉज हमने, अगर आपको याद है, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन देखा था, वो भी बहुत ब्रॉड था और सिर्फ फोटोसिंथेसिस यही एक ऑप्शन था जो उसमें गलत था और हमको श्योरली पता था कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी करना है। तो यस, यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सारी आ जाएगी। तो आपका आंसर भी यहाँ पे डी है। ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। ठीक है, द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरीज। अब आपके नोट्स में वगैरह तो ये लिखा हुआ होता है। लेट्स से कि मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ा है बैरन आइलैंड के बारे में, तो मैं इसको होल्ड करके रखती हूँ। स्टेटमेंट 2 बोलता है बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर्स ऑफ द नॉर्थ ग्रेट निकोबार। क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पे डिस्टेंस वाले स्टेटमेंट हमेशा गलत करता है। यहाँ पे हमने एयर टू सरफेस मिसाइल देखी है। यहाँ पे हमने इससे पहले भी एक इस तरह का क्वेश्चन देखा था, अभी भी एक क्वेश्चन देखा है डिस्टेंस वाला, और ये वाला भी डिस्टेंस वाला आ गया। तो ये हमेशा गलत होता है बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर द एग्जामिनर टू मेक इट इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पे गलत होगा ही, राइट। और देखो यहाँ पे भी एग्जामिनर ने क्या किया है, सिर्फ एक ही बार दिया है 2 को।
ये देखो कितनी बार ये जो ऑप्शन है, ये टाइप के ऑप्शन कितनी बार आप तक रिपीट हो चुके हैं। आई थिंक 10 to 11 टाइम्स अब तक आपको मैं बता चुकी हूँ ये बात थ्रू आउट द पेपर्स, राइट, यू रिमेंबर इट। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ एक ही यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब स्टेटमेंट 3 आप बोल रहे हो द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन इनएक्टिव सिंस देन। अब आप मुझे थोड़ा सा बताओ, स्टेटमेंट 1 में आप बोल रहे हो कि बैरन आइलैंड जो है ये एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का, जो इंडिया में लोकेटेड है, इंडियन टेरिटरी में। और अब आप मुझे बोल रहे हो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप मुझे बता रहे हो कि ये इरप्ट ही नहीं हुआ है 1991 से, तो ये इनएक्टिव है। ये क्या बात कर रहे हो? मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, मतलब 1 and 3 तो एक साथ नहीं आएंगे आंसर में। क्या होगा, 1 and 3 एक साथ नहीं आएंगे आंसर में। तो मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया और यहाँ पे 2 को भी कर दिया है इनकरेक्ट, मतलब कि यहाँ पे मैं 50-50 तक आ गई। और नाउ यू गो विथ दिस। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1991 ईयर दिया हुआ है, इनएक्टिव बोल रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप यहाँ पे रुक जाते, बोल देते कि हाँ लास्ट टाइम यहाँ पे बैरन आइलैंड जो है ये इरप्ट हुआ था 1991 में। बस आप ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो चूज मी। नो, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है सिंपल है, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, फुल स्टॉप। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाता है। हाउएवर यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, ओके, दैट बैरन आइलैंड का क्या है। तो ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 बोल रहा है व्हाई इज द प्लांट कॉल्ड एज अ या क्या है, प्रोसिपिस जूलीफ्लोरा, है ना, ऑफन मेंशन इन द न्यूज़। तो यहाँ पे क्या है, तो ये एक तरह की इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोस। तो ये थोड़ा सा इन्वेजिव स्पीसीज टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। तो यू विल रिक्वायर द नॉलेज, उस टाइम पे करंट अफेयर्स में रहा होगा, दैट्स व्हाई दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन अ ट्रॉपिकल वाटर्स, ठीक है, थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है बट स्टिल आई विल होल्ड इट। फिर बोल रहा है मोर देन 1/3 ऑफ द, देखो यहाँ पे डेटा आया है, डेटा इन द सेंस डेटा रेंज आई है, ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। यस वी नो दैट ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट रीफ आपको पता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में बहुत है, फिलीपींस में भी यहाँ पे बहुत सारे दिखते हैं आपको कोरल, सो दिस इज करेक्ट। हाउएवर इसको होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 3 बोलता है कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दैट लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, तो यहाँ पे आपको नॉलेज लगेगा, है ना, यहाँ पे आप ब्रॉड नहीं जा सकते हैं। आपको लग सकता है कि मे बी यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तो गलत होगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम लग सकता है। हाउएवर जो आपका आंसर है ना वो 3, 1, 2 and 3 सारे के सारे करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो इफ़ यू हैव द नॉलेज, इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ idea, so you can get to the answer, otherwise you can skip it or like you can apply the knowledge or the tricks which you have. Number 88 पढ़ लेते हैं। Momentum for change climate neutral now is an initiative launched by, तो you will require the knowledge here by the way। इसका आंसर जो है ये है UNFCCC सेक्रेटेरिएट, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे एग्जाम कंडीशन में आप ऐसा सोच सकते हो कि सेक्रेटेरिएट दिया हुआ है, राइट, सिमिलर ऑप्शन है फिर से, तो इसमें से कोई एक आंसर होगा। हाउएवर आपका जो आंसर है वो है सी, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिया है। विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे एक सिंपल सा किया है जिसमें ऑफकोर्स जो हमारा संस्कृत कॉलेज है एट बनारस, ये विलियम जोन्स के द्वारा है फाउंडर, और जो हमारा कलकत्ता मदरसा है ये हमारे जो वॉरेन हेस्टिंग है उनके द्वारा है। तो यहाँ पे आर्थर विलिस्ली इसमें ये चेंज किया है, गलत किया है, तो आपका जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत हो जाता है। जो आपका आंसर है 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट है, तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू वांट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द पेयर गिवन अबाउ इज आर करेक्टली मैच। तो एक एक प्लेयर यहाँ देख लेते हैं। अब ये जो कैटलोनिया है स्पेन वाला, ये यहाँ पे बहुत बार रिपीट हुआ है, आई थिंक 3 बार अब तक रिपीट हो चुका है। स्पेन या फिर कैटलोनिया, समहाउ दे हैव रिपीटेड इट। तो यहाँ पे ये करेक्ट है आपका ऑप्शन 1, तो सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 बोलता है क्रीमिया हंगरी में है, नहीं, ये तो यूक्रेन का है। यहाँ पे रशिया ने ले लिया था 2014 में, राइट, तो यहाँ पे 2 तो गलत हो जाएगा, ये मुझे समझ में आ गया, तो ये गया। फिर यहाँ पे मिंडानो ट्रेंच के बारे में भी आप पढ़ते हो, है ना। अगर आपको लेट से रीजन याद नहीं है, थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा आइडिया हो सकता है मिंडानो ट्रेंच का, तो उससे आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। मिंडानाओ, आई एम सॉरी, तो ये फिलीपींस का है, तो ये समझ में आ गया, 3 सही है। फिर यहाँ पे ओरोमिया, अगर आपको पता है नहीं पता है, स्टिल यू समहाउ मैनेज टू गेट टू द आंसर, क्योंकि आपको पता है कैटलोनिया इज इन स्पेन। एंड यहाँ पे मिंडानाओ का जो ट्रेंच है उससे आप रिलेट कर सकते हो फिलीपींस से, एंड यू कैन गेट टू द आंसर कि यहाँ पे 1 and 3 का आंसर है। ये जो है
ओरोमिया ये आपका इथियोपिया में आता है, नाइजीरिया में नहीं आता है। फाइन। तो जिस भी एरिया में स्पेशली जो अफ्रीका के रीजन होते हैं वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट, वॉर, एनवायरमेंटल क्राइसिस वगैरह चल रहा है, खूब हो रहा है ना, तो जस्ट कीप आई ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है यहाँ पे। तो पहला बोला है कि द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द स्टेट इन इंडिया कब हुआ था? तो ये आपका 1967 में हुआ है। यहाँ पे इंडियाज देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज रीनेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1956 में हुआ था। यहाँ पे एयर इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड बिकेम नेशनल कैरियर, ये आपका 1953 में हुआ था। एंड गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये 1962-1963 में हुआ था। तो आपको एक तो पता है कि ये वाला फैक्ट तो सबको पता होता है कि गोवा बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1962 या 63। तो यहाँ पे 4 देखो कहाँ पे है, 4 यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है या फिर लास्ट में दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पोजीशन है जहाँ पे ये हो सकता है। अब आपको इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑप्शन 4 के रिस्पेक्ट में बाकी के जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसे देखना है। इफ़ यू हैव अ रफ आइडिया अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप थोड़ा बहुत आंसर तक पहुँच सकते हो। या फिर अगर आपको थोड़ा पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ गवर्नमेंट कब हुई थी, तो उस तरह से आप यहाँ पे जा सकते हो। आपका जो आंसर है बाय द वे वो बी है। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑफ कोर्स स्किप कर सकते हो, उसको लास्ट में सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द अबाउट स्टेटमेंट्स। ऑफकोर्स ये आपका आर्टिकल 21 में है, पार्ट 3 में। ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है ना। इट्स यूपीएससी इज वन ऑफ द फेवरेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे बोला है द कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा इसमें, आप यहाँ पे ये नहीं ब्रॉड नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन देखो रिपीट, मतलब बहुत स्पेसिफिक पूछा है कि आपकी कैबिनेट कमेटी है, किसके ऊपर है कैबिनेट कमेटी? इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर। और ये यहाँ पे अनाउंस करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, इससे पहले भी आया था। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ना, पढ़ लेते हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ, एमएसपी किस किस के ऊपर देंगे? कॉफ़ी के ऊपर देखेंगे क्या? आपने कहीं देखा है कि एमएसपी कॉफ़ी के ऊपर दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप कॉफ़ी ऑब्वियसली यहाँ पे कट कर सकते हो। अगर कॉफ़ी कट कर लिया तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। देखो 3 गया, यहाँ गया, यहाँ गया, आपका आंसर आ गया 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इसमें फिर से यहाँ पे टर्मरिक, यू नो हाउ एक्सपेंसिव टर्मरिक इज, राइट। एरेका नेट, ऑफकोर्स यहाँ पे अरेका नेट को थोड़ी ना करेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आप यहाँ गलत कर सकते हो। फिंगर मिलेट इंपॉर्टेंट, ग्राउंडनट को देते हैं, सीसम को भी देते हैं और बार्ले को भी देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 94। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो पखुई आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। रिमेंबर दिस, यहाँ पे आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रिमेंबर ऑल ऑफ इट। रिकॉल, मेमोराइज वॉट एवर द टाइम यू हैव राइट नाउ, जस्ट मेमोराइज इट, क्योंकि यूपीएससी डिडंट आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस इन 2-3 years, सो देयर आर चांसेस कि वो फिर से यू नो पूछना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इतने साल पूछा है तो ऑफकोर्स फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्ट पूछा है यहाँ पे। We launch the satellite useful for the earth resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch a communication satellites. ठीक है, इसे होल्ड करके रखते हैं, शायद करेक्ट है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, एक एक करके पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on। ये किसका दे रहे हो आप एक्सप्लेनेशन? PSLV का थोड़ी ना है, ये तो जियो स्टेशनरी का है। स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, फिक्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ। ये तो जियो स्टेशनरी का दिया है, ऑब्वियसली ये गलत होगा। स्टेटमेंट 3 भी देखते हैं। GSLV Mark 3 है, ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। पहला और थर्ड जो स्टेज है यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकंड एंड फोर्थ स्टेजेस यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजिन्स। कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, कितने सारे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे स्टेटमेंट को गलत किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 3 ऑब्वियसली गलत होगा, तो यहाँ पे 3 को हटाओ। तो 1 तो 100% करेक्ट है आपका, प्रूफ हो गया, और 2 तो गलत हो गया आपके नॉलेज से, तो आप यहाँ पे आंसर तक आ गए, 1 आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ते हैं।
with reference to the governance of the public sector bank in India, consider the following statement and which of the statement given above is are correct. पहले बोल रहा है capital infusion in the public sector bank by the government of India has steadily increased. क्या बताया मैंने? steadily increase, steadily decrease का, drastically वगैरह का हटाओ, इसको गलत करो. फिर बोल रहा है, इसको काट दिया हमने. To put the public sector bank in the order, the merger of the associate banks with the parent स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन अफेक्टेड. हाँ बिल्कुल अफेक्ट होगा. अफेक्ट इज वेरी लिबरल, वेरी ब्रॉड टर्म है ना. अगर आप ऐसी कोई चीज़ करे होगा तो ऑफकोर्स द अदर वन विल गेट अफेक्टेड, है ना. तो ऑफकोर्स स्टेटमेंट 2 इज योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 97, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स. आइटम्स कौन से हैं यहाँ पे? विच ऑफ द अबाउ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी. जीएसटी से क्या एग्जेम्प्ट किया है? तो आपको पता है जो फिनिश्ड गुड होते हैं, फिनिश्ड गुड्स प्रॉपरली जो पैकेज्ड फूड होता है उस पर जीएसटी लगता है. हाउएवर जो रॉ चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ टाइप्स, ठीक है, अभी बताऊंगी, उस पर नहीं लगता है जीएसटी. जैसे कि यहाँ पे देखो, जो आपके सीरियल ग्रेन हॉल्ट है इस पे नहीं लगेगा. चिकन के जो बॉइल्ड एग्स होते हैं उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है. अगर आप चिकन यहाँ पे एग से अगर आप मेयो बना रहे हो, है ना, मेयोनीज बना रहे हो, तो उसके ऊपर लगेगा जीएसटी. इसके ऊपर थोड़ी लगेगा, कुक्ड इसके ऊपर. फिर यहाँ पे फिश प्रोसेस्ड एंड कैन, आप फिश को प्रोसेस कर रहे हो और कैन कर रहे हो, ऑफकोर्स यहाँ पे इसके ऊपर जीएसटी लगेगा. तो यहाँ पे ये हो गया. फिर बोल रहा है न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट मटेरियल. अब ये आपको पता है नहीं पता है, इसको होल्ड करके रखते हैं. अगर मैं यहाँ पे 100% बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट 3 यहाँ पे आंसर में एग्जेम्प्ट हुआ है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एग्जेम्प्टेड, तो मतलब 1 और 2 मेरे आंसर में नहीं आएगा. तो जहाँ जहाँ पे 1 2 है उसको हटाओ, तो 1 हट गया, ये सब हट गया, आपका आंसर आ गया. एग्जेम्प्टेड पूछा है, आपके सीरियल ग्रेन्स आ गए, ये आ गया, ठीक है. यहाँ फिश प्रोसेस्ड और कैंड, ये तो नहीं होगा एग्जेम्प्ट, यहाँ पे इसके ऊपर जीएसटी लगेगा. तो 3 जो यहाँ है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है. 1 और 2 जो है वो दोनों भी यहाँ पे आंसर में आएंगे और इस तरह से आप यहाँ पे आंसर तक पहुँच सकते हो. तो इवन इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली कि न्यूज़पेपर जो है उस टाइम पे हो रहा होगा जीएसटी इंक्लूड कि नहीं, स्टिल यू कैन मैनेज टू गेट टू द आंसर, ठीक है. इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. द डेफिनेशन ऑफ द क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006. ये तो थोड़ा सिंपल है ना क्वेश्चन, राइट. एक्ट वैसे जनरली यूपीसी गलत नहीं करता है जब इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है, तो ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. मिनिस्ट्री थोड़ी दे रहा है. फिर बोल रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाइगास हैव बीन गिवन द हैबिटेट राइट्स. अब आप मुझे बताओ, बाइगास इज अ वेरी यूनिक कीवर्ड, राइट. यूपीसी एग्जामिनर कैन नॉट मेक इट अप, है ना, कि कोई मतलब बहुत ही कॉमन ट्राइब है और उसको दे दिया लिख के, ऐसा नहीं है, राइट. तो अगर कोई यूनिक सी ट्राइब आ रही है और आप बोल रहे हो कि यू हैव गिवन इट अ हैबिटेट राइट, डोंट गो फॉर दिस फर्स्ट टाइम, है ना, गो फॉर दिस, गिव दिस मोर इंपॉर्टेंस, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत रिपीट हुई है. दिस इज अ पैटर्न. तो स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. फिर बोल रहा है मिनिस्ट्री, मैंने आपको बताया देखो एक्ट गलत नहीं करेगा पर मिनिस्ट्री बिल्कुल गलत करेगा, और यहाँ पे गलत की है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्स द हैबिटेट राइट फॉर द प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ग्रुप एनी पार्ट ऑफ द, नहीं ये गलत है आपका स्टेटमेंट. तो आपका आंसर जो है 1 और 2 आ जाता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द अबाउट स्प्रेड प्लांट डिसीजेस. अब देखो कितना ब्रॉड हो रहा है. आप बोल रहे हो कि एक स्पीसीज की लिस्ट है, उसमें से क्या स्प्रेड करेगा डिसीजेस, स्प्रेड प्लांट डिसीजेस, कौन सी करेंगे. बर्ड्स भी करेंगे, डस्ट ब्लोइंग, रेन, या पे विंड ब्लोइंग, सब करेगा. तो बिकॉज द क्वेश्चन डिमांड्स पॉसिबिलिटीज, क्वेश्चन डिमांड्स एग्जाम्पल, ब्रॉड जाना है यहाँ पे आपको, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट. एक एक करके पढ़ते हैं. पहले बोल रहा है द इंडियन प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दैट इज NPOP इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री दे दिया, हटाओ इसको, गलत करो, ठीक है. अब स्टेटमेंट बोल रहा है द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज अपेडा functions as a secretariat for the implementation of the NPOP. ठीक है, इसको होल्ड करके रखते हैं. थोड़ा गलत ही लग रहा है लेकिन फिर भी होल्ड करते हैं. फिर बोल रहा है सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट. अब देखो इसमें मुझे क्या बताना है आपको. स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं हटा देती हूँ 1 तो आप 50-50 तक आ गए. तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप 50-50 तक आ गए तो आपका जो स्टेटमेंट 3 है ना, ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको आपका दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है. इवन इफ यू डोंट नो एट दैट टाइम दिस फैक्ट दैट सिक्किम हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, स्टिल समहाउ जैसे आप मिनिस्ट्री का यहाँ पे ऑप्शन कट कर देते हो, यू विल नो कि स्टेटमेंट 3 सही है. अब स्टेटमेंट 2 की बस बात है. अब आप मुझे बताओ, को डिसाइड करना है कि 2 यहाँ पे सही है कि नहीं है. तो यहाँ देखो क्वेश्चन बोल रहा है अपेडा है,
ठीक है। ये फंक्शन करता है एज अ सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ एनपीओपी। अब यहाँ पे मुझे बोलना क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर है, एनपीओपी पे है, राइट, नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब स्टेटमेंट 1 भी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के ऊपर है और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के ऊपर है। यहाँ पे भी एनपीओपी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एनपीओपी लिखा हुआ है, एनपीओपी लिखा हुआ है। ये तो आप मानते हो। तो मतलब 1 और 2 दोनों में भी आप एक ही तरह के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो। समझने की कोशिश करो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक ही तरह के क्वेश्चन के ऊपर आप एक ही तरह के टॉपिक के ऊपर आप दो स्टेटमेंट्स में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे दोनों में से एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। सेम ऑब्जर्वेशन हमने इसी पेपर में 3 बार देख लिया है अब तक, राइट। तो इसमें इसका मतलब ये है कि अगर मेरा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है तो स्टेटमेंट 1 मेरा सही हुआ, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपका आंसर जो है ये 2 और 3 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल डू माई बेस्ट टू सॉल्व इट, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, है ना। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।